आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक माँ अपने 1-2 साल के बच्चे को लेकर किसी मंदिर में जाती है या किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाती है और पलक झपकते ही उसका बच्चा गायब हो जाता है। उस टाइम के दौरान महाराष्ट्र के इन जिलों में पब्लिक प्लेसेस पर और जितने भी बिजली के खंभे थे उन पर लापता बच्चों के पोस्टर्स नजर आते थे। क्या कोई फूल से मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है, वो भी सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए? पूरे शरीर को मारने के बाद उसको तोड़ मरोड़ कर बड़ी बुरी तरह से बैग के अंदर ठूस रखा था। अंजना बाई के ऑर्डर्स पर सीमा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और क्रांति के सिर पर दे मारा और वो संतोष का सिर उस पोल से तब तक मारती रही जब तक संतोष ने दम नहीं तोड़ दिया। आज की वीडियो में मैं जिस केस के बारे में बात करूंगा वो बस एक केस नहीं है बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जिसने महाराष्ट्र के काफी सारे लोगों को कई सालों तक डर के साए में रखा। इस केस में कोई एक विक्टिम नहीं बल्कि 40 से भी ज्यादा विक्टिम्स थे और सारे के सारे विक्टिम्स 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र के मासूम से बच्चे थे जो कि ठीक से किसी को ये बता भी नहीं सकते थे कि उनके साथ हुआ क्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो किसी को कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। महाराष्ट्र के 5 जिले पुणे, थाने, नासिक, कल्याण और कोल्हापुर में रहने वाले लोग आज भी अगर इस केस को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक माँ अपने 1-2 साल के बच्चे को लेकर किसी मंदिर में जाती है या किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाती है और पलक झपकते ही उसका बच्चा गायब हो जाता है। वो माँ अपने बच्चे को ढूंढने की लाख कोशिशें करती है, आसपास के लोगों से मदद मांगती है कि कोई तो उसकी मदद करे उसके बच्चे को ढूंढने में, लेकिन इतनी भीड़ में से वो बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। उस टाइम पर कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह तो होते नहीं थे जिनकी फुटेजेस बाद में चेक की जा सकें और ये पता लगाया जा सके कि वो बच्चा कहाँ गया। ऐसे ही एक एक करके मंदिरों, रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, मेलों वगैरह से बच्चे गायब होने शुरू हो गए। उस टाइम के दौरान महाराष्ट्र के इन जिलों में पब्लिक प्लेसेस पर और जितने भी बिजली के खंभे थे उन पर लापता बच्चों के पोस्टर्स नजर आते थे। लोगों ने अपने बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाना बंद कर दिया था। उनके मन में ये डर था कि कहीं अगला नंबर उनके ही बच्चे का ना आ जाए। बच्चों के गायब होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होने लगी थी जो काफी ज्यादा डरावनी थी। जितने भी बच्चे गायब हुए थे उनमें से कुछ बच्चों की डेड बॉडीज पुलिस को अलग अलग पब्लिक प्लेसेस से मिलनी शुरू हो गई थी। गायब हुए बच्चों में एक 2-2.5 साल की बच्ची भावना भी थी और जब उसका केस सामने आया तो हर कोई काफी ज्यादा शॉक्ड था। भावना के केस में होता क्या है कि 2 औरतें दिखने में बिल्कुल नॉर्मल घर से तैयार होकर निकलती हैं। वो दोनों एक ऑटो रिक्शा पकड़ती हैं। उनके पास एक लेडीज बैग था, उस बैग में से वो पैसे निकालकर ऑटो रिक्शा वाले को देती हैं। पूरा दिन बाजार में घूमती हैं, शॉपिंग वगैरह करती हैं और शाम के टाइम वो दोनों एक थिएटर जाती हैं मूवी देखने के लिए। मूवी देखते टाइम वो दोनों उस बैग को अपने पैरों के पास रख देती हैं और बड़े मजे से उस पिक्चर को एंजॉय करती हैं। 3 घंटे बाद जब मूवी खत्म होती है तो वो लोग टॉयलेट वगैरह जाती हैं और उस बैग को वहीं टॉयलेट में ही भूल जाती हैं। अगले दिन जब वहाँ के सफाई कर्मचारी आते हैं तो उन्हें उस टॉयलेट की सफाई करते टाइम वो बैग मिलता है और उस बैग में वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। उस बैग के अंदर उस 2-2.5 साल की बच्ची भावना की डेड बॉडी थी और उसकी सिर्फ डेड बॉडी भी नहीं थी बल्कि उसके पूरे शरीर को मारने के बाद उसको तोड़ मरोड़ कर बड़ी बुरी तरह से बैग के अंदर ठूस रखा था। भावना वाले केस के बाद ही पुलिस को यह पता चला कि बच्चों के गायब होने के पीछे किसी आदमी या किसी गैंग का नहीं बल्कि सिंपल सी दिखने वाली औरतों का हाथ है। साथ ही पुलिस को यह भी समझ आया कि आखिर क्यों अब तक वो लोग इन औरतों को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि पुलिस के दिमाग में अब तक ये चीज एक बार भी नहीं आई थी कि बच्चों के गायब होने के पीछे औरतों का हाथ हो सकता है। आप लोग एक बार खुद सोच कर देखिए कि अगर मेरी उम्र का कोई लड़का या कोई आदमी एक रोते हुए बच्चे को भीड़ में उठाकर लेकर जा रहा हो तो सबको उस पर शक होगा, लेकिन अगर वहीं कोई औरत एक छोटे से रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर लेकर जा रही हो तो सबको ऐसा ही लगेगा कि ये उसका ही बच्चा है और बच्चा किसी खिलौने वगैरह की जिद कर रहा होगा और इसी वजह से बच्चा रो रहा है और जिस औरत ने उस बच्चे को उठाया हुआ है वो उसकी ही माँ है। बच्चों की किडनैपिंग्स के पीछे कोई बड़ा गिरोह वगैरह नहीं बल्कि 2 बड़ी सिंपल सी दिखने वाली बहनें और उनकी माँ थी।
वो तीनों औरतें दिखने में इतनी ज्यादा सिंपल थी कि शायद ही कभी कोई उन पर शक करता। उन दोनों बहनों का नाम सीमा गवित और रेणुका गवित और साथ ही उनकी माँ का नाम अंजना बाई था। इन लोगों का जो बच्चों को किडनैप करने का मेन पर्पस था वो चोरी चकारी करते टाइम बच्चों को ढाल की तरह यूज करने का था। देखिए, बच्चों की एक फितरत होती है, जैसा भी उनके माँ बाप उनको बचपन से सिखाते हैं या जो भी चीज़ें वो अपने आसपास देखकर बड़े होते हैं, उनकी भी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हो जाती हैं। रेणुका गवित और सीमा गवित में जो छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी वो उनमें उनकी माँ अंजना बाई की वजह से आई थी। अंजना बाई का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वो एक काफी गरीब परिवार में पली बड़ी थी और बड़ी ही कम उम्र में वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई और भागकर नासिक से पुणे आ गई। पुणे आकर वो उसी ट्रक ड्राइवर के साथ रहने लगती है और कुछ ही टाइम के बाद ईयर 1973 में वो अपनी पहली बेटी रेणुका को जन्म देती है। लेकिन रेणुका के पैदा होने के कुछ ही टाइम के बाद वो ट्रक ड्राइवर अपनी बेटी रेणुका और अंजना बाई को उन्हीं के हाल पर छोड़कर भाग जाता है। और यही वो टाइम था जहां पर अंजना बाई अपना और अपनी बेटी रेणुका का पेट पालने के लिए चोरियां करनी शुरू कर देती है। अंजना बाई अगर चाहती तो कहीं भी छोटी मोटी जॉब ढूंढकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकती थी, लेकिन सच्चाई दरअसल ये थी कि उसे चोरियां करने में काफी ज्यादा मजा आने लगा था और साथ ही चोरी करने में उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। कुछ टाइम के बाद अंजना बाई एक रिटायर्ड फौजी मोहन गवित से शादी करती है और ईयर 1975 में उसकी सेकंड बेटी सीमा पैदा होती है। अंजना बाई की जो चोरी चकारी करने की आदत थी उससे मोहन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि अंजना बाई ने अपने साथ साथ अपनी दोनों बेटियों को भी चोरी चकारी करने में लगा लिया था और साथ ही आए दिन उनको पुलिस की हरासमेंट सहनी पड़ती थी। हर टाइम पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी और फाइनली मोहन ने परेशान होकर अंजना बाई को और अपनी बेटी को अबैंडन करके दूसरी शादी करने का फैसला किया। अंजना बाई के बाद मोहन एक प्रतिभा नाम की औरत से शादी करता है और आगे चलकर मोहन की ये जो दूसरी शादी थी यही कारण बनती है इन तीनों माँ बेटियों के पकड़े जाने का। मोहन के अंजना बाई की जिंदगी से जाने के बाद उन तीनों माँ बेटियों की जिंदगी मंदिरों मेलों से चोरियां करने, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से लोगों की जेबें काटने, लोगों के जेवर वगैरह चुराने, इन सारी चीजों के भरोसे ही चल रही थी। कई बार ये लोग पकड़े भी गए लेकिन फिर भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा और इन्होंने ये जो सारी हरकतें थी वो कंटिन्यू रखी। ईयर 1989 में अंजना बाई की बड़ी बेटी रेणुका एक किरण शिंदे नाम के आदमी से शादी करती है जो कि पुणे में एक टेलर का काम किया करता था। कुछ टाइम के बाद रेणुका और किरण शिंदे का एक बेटा होता है, जिसके बाद रेणुका अब चोरियां करते टाइम अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने लगी। और ऐसे ही एक बार ईयर 1990 में रेणुका चोरी करने के लिए पुणे के चतुर्श्रृंगी टेम्पल में जाती है, लेकिन इस बार वो चोरी करते हुए पकड़ी गई। जब लोगों की भीड़ रेणुका को मारने के लिए आई तो उसने अपने छोटे बच्चे को एक ढाल की तरह यूज कर लिया। उसने लोगों को बोला कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है और अगर मुझे चोरी करनी ही होगी तो मैं अपने बच्चे को साथ लेकर क्यों आऊंगी, मैं अकेली ही आऊंगी। और छोटे बच्चे को देखते हुए लोगों ने उसको जाने दिया और ये चीज़ आगे चलकर उसने अपनी माँ के साथ शेयर की। और इस पॉइंट पर उन दोनों के मन में, या मैं कहूँ कि उन तीनों के मन में ये आइडिया आया कि अगर उनके साथ छोटे बच्चे होंगे तो चोरी करके बच पाना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही वो पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पर उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो गरीब परिवारों के छोटे छोटे 1-1, 2-2 साल के बच्चों को उठाएंगे और जब भी कभी वो चोरी करते हुए पकड़े गए तो उन बच्चों को आगे करके अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले उन्होंने जुलाई 1990 में कोल्हापुर से एक भिखारी के बच्चे को उठाया जिसकी उम्र उस टाइम पर मुश्किल से 1 साल के आसपास थी। कई महीनों तक उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखा और इधर उधर चोरियां करते रहे। वो बच्चा बोल तो नहीं सकता था तो उन्होंने खुद से उसका नाम संतोष रख दिया। अप्रैल 1991 में वो लोग संतोष को अपने साथ लेकर महालक्ष्मी मंदिर में चोरी करने के लिए जाते हैं और वहां पर सीमा एक पर्स चुराते हुए पकड़ी जाती है। और इस पॉइंट पर जब लोग सीमा को पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अंजना बाई संतोष को अपनी गोद से बड़ी बुरी तरह से फर्श पर पटक कर मारती है। फर्श पर गिरते ही 1 साल से मासूम से संतोष के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और ये चीज देखकर लोगों का ध्यान सीमा से हटकर संतोष की तरफ चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर सीमा वहां से चुपचाप निकल जाती है।
लोगों के सामने अंजना बाई ये प्रिटेंड करती है कि संतोष उसके हाथ से गलती से गिर गया और उसे उठाकर लोगों के सामने उसको चुप कराने का ड्रामा शुरू कर देती है। अंजना बाई संतोष को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन संतोष के सिर पर इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अंजना बाई को ऐसा भी लगने लगा कि अगर ये इसी तरह से रोता रहा तो चांसेस हैं कि लोगों को उस पर भी शक हो जाए। तो फिर उसने मौका पाकर संतोष का सिर एक इलेक्ट्रिक पोल से दे मारा और वो संतोष का सिर उस पोल से तब तक मारती रही जब तक संतोष ने दम नहीं तोड़ दिया। उस 1 साल के मासूम का सिर बड़ी बुरी तरह से फट गया था और वो इलेक्ट्रिक पोल संतोष के खून से बुरी तरह से लाल हो चुका था। फिर उन्होंने संतोष की बॉडी एक कचरे के ढेर में फेंक दी और उस इलेक्ट्रिक पोल पर लगा संतोष का खून सूखकर पपड़ी बन चुका था। जब पुलिस को संतोष की बॉडी मिली तो उस इलेक्ट्रिक पोल पर लगी खून की सूखी पपड़ियों को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि संतोष को कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। फिर कुछ टाइम के बाद पुलिस को सिनेमा हॉल के टॉयलेट से 2-2.5 साल की मासूम सी भावना की बॉडी मिली। फिर इसके बाद तो एक एक करके अंजलि, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, पंकज, श्रद्धा, गौरी, इन सब के मिसिंग केसेस सामने आने लगे। ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं। ज्यादातर केसेस तो बल्कि ऐसे थे जो कि कभी रजिस्टर्ड ही नहीं किए गए। साल 1990 से लेकर 1996 तक पूरे 6 साल इन तीनों माँ बेटियों ने ना जाने कितने घरों के चिराग बुझाए होंगे। ये तीनों पकड़ी कैसे गई, अब उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हिंदी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है, लेकिन इन तीनों के अंदर जो दरिंदगी भरी हुई थी उसके आगे डायने भी कुछ नहीं थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंजना बाई का जो सेकंड हस्बैंड था मोहन गवित, उसने एक प्रतिभा नाम की औरत से शादी कर ली थी। अब प्रतिभा और मोहन की एक बेटी थी क्रांति, और ये तीनों माँ बेटियां मिलकर इस बार क्रांति को उठाने की कोशिश करती हैं। वैसे तो क्रांति एक तरह से सीमा और रेणुका की बहन ही थी, लेकिन फिर भी ये तीनों डायने कोई लिहाज नहीं करती और उसको उठाने के लिए चली जाती हैं। वैसे इन तीनों को डायन कहना एक तरह से डायनों की भी बेइज्जती ही है, लेकिन अंजना बाई के अंदर जो प्रतिभा से बदले की आग थी, ना जाने किस वजह से, उस आग के चलते ये लोग क्रांति को किडनैप करते हैं। क्रांति उस टाइम सिर्फ 9 साल की एक बच्ची थी। ये तीनों उसको किडनैप करते हैं और कुछ दिनों के बाद क्रांति की बॉडी पुणे के पास एक गन्ने के खेत में से मिलती है। अब तक पुलिस को सिर्फ इतना ही पता था कि ये काम कोई औरतें कर रही हैं, लेकिन ये औरतें कौन थी इसके बारे में पुलिस को प्रतिभा बताती है और पुलिस छापेमारी करती है। जहां जहां पर वो तीनों मिल सकती थी वहां जाकर उनको ढूंढती है, और उन तीनों को भी पता चल गया था कि पुलिस अब उनके पीछे हाथ धोकर लग चुकी है, और इसी वजह से वो तीनों मौका पाकर ना जाने कहां अंडरग्राउंड हो गई। वो तीनों मासूम बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक तो थी ही, लेकिन साथ ही दिमाग से काफी ज्यादा पैदल भी थी, क्योंकि ना जाने अंजना बाई के अंदर कौन सी बदले की आग लगी हुई थी कि वो बिना पुलिस की परवाह किए इस बार प्रतिभा और उसकी छोटी बेटी को किडनैप करने चली गई। और फाइनली इस बार पुलिस ने उनको मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस की एक टीम नासिक में उनके घर पर गई, जहां पर छोटे बच्चों का काफी सारा सामान मिला, उनके कपड़े वगैरह मिले, और साथ ही किडनैपिंग से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें मिली। तीनों ने पुलिस के सामने एडमिट कर लिया कि उन तीनों ने मिलकर क्रांति को किडनैप किया, और फिर उसके बाद अंजना बाई के ऑर्डर्स पर सीमा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और क्रांति के सिर पर दे मारा, जिससे क्रांति की मौके पर ही मौत हो गई। और फिर उसकी बॉडी को उन्होंने एक गन्ने के खेत में जाकर फेंक दिया। अंजना बाई, रेणुका और सीमा तीनों पर क्रांति को किडनैप करने के और मर्डर करने के चार्जेस लगे, लेकिन कन्विक्ट सिर्फ 2 ही हुई, क्योंकि अंजना बाई अरेस्ट होने के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ही, ट्रायल भी शुरू होने से पहले ही, बीमारी के कारण जेल के अंदर ही मर गई। ये तो बात हुई क्रांति के केस के बारे में, लेकिन बाकी के जितने भी बच्चे गायब हुए थे, अभी उनके केसेस में इन तीनों को, या मैं कहूँ कि इन दोनों को कन्विक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। हालांकि पुलिस के पास बच्चों के कपड़े थे, काफ़ी सारे एविडेंस भी थे, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अब इस मौके पर काम आता है रेणुका का पति किरण शिंदे। किरण शिंदे भी बेसिकली इन तीनों के साथ मिलकर बच्चों को किडनैप किया करता था। जब भी ये तीनों औरतें मंदिरों वगैरह में या मेलों वगैरह में जाया करती थी बच्चों को किडनैप करने के लिए, तो किरण शिंदे ही वो इंसान था जो उनकी किडनैपिंग वैन को चलाया करता था। पुलिस ने उसको डराया धमकाया, और फांसी के डर की वजह से फाइनली वो सरकारी गवाह बन गया और अपनी पत्नी रेणुका,
अपनी साली सीमा और अपनी मदर इन लॉ अंजना बाई के खिलाफ किरण शिंदे ही था जिसने गवाही दी। 29 जून 2001 को जब उन दोनों बहनों को कोल्हापुर के सेशन कोर्ट में लाया गया तो उस टाइम पर उन दोनों बहनों पर 13 किडनैपिंग और 10 मर्डर के चार्जेस लगे थे। ट्रायल के बाद जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो किडनैपिंग्स में तो उनको 13 के 13 में ही गिल्टी पाया गया, लेकिन मर्डर्स में सिर्फ 6 में ही गिल्टी पाया गया क्योंकि बाकी के 4 में एविडेंस की कमी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। इस चैनल पर मैंने अब तक जितने भी ऐसे केसेस कवर किए हैं जिनमें कल्प्रिट कोई फीमेल है और उसको मौत की सजा सुनाई गई है, उन सभी केसेस में एक खास बात और कॉमन बात ये रही है कि उन फीमेल्स को मौत की सजा सिर्फ सुनाई गई है पर दी नहीं गई। और इस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ क्योंकि 18 जनवरी 2022 को इनको जो मौत की सजा सुनाई गई थी कोर्ट ने उसको बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और आज की तारीख में भी रेणुका और सीमा दोनों बहनें पुणे की यरवटा जेल में बंद हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अपना फेवरेट पार्ट। और आई नो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज, इस वजह से मे बी वॉइस में थोड़ा इशू होगा। बाकी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।